तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिता का झूठा अहंकार। आज सुबह फ़ोन पर बड़ी दुख भरी खबर मिली। खबर तो ऐसी थी जिसे सुनकर नरेश जी का हृदय दर्द से भर जाना चाहिए था। उनके छोटे बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, पर फिर भी उनका कठोर और गुस्सैल स्वभाव उन्हें इस बात पर मातम मनाने की बजाय एक अजीब सी शांति से भर गया। उन्होंने जितनी भी बद्दुआएं हैं बेटे बहू को दी थी, आज उन्होंने अपना असर दिखा दिया था और उन्हें यह खबर सुनकर दुख नहीं बल्कि एक तरह की खुशी हुई। जिस बेटे ने जात की लड़की से उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह किया और समाज में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, उससे उन्होंने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो गुस्से में विवेकहीन होकर बेटे का श्राद्ध कर्म भी कर दिया था। और देखो आज पिता का गुस्सा और पिता का श्राप उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। बड़ा उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर घर बसाने चला था, अब दुनिया ही छोड़ गया। जिस लड़की ने उनसे उनका बेटा छीना, आज वह भी अपनी करनी का फल भोग रही है। उसने क्या सोचा था, माता पिता से उनका बेटा छीन कर ले जाएगी और उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तसल्ली हो रही थी कि हमने बेटा खोया तो बहू ने भी आज अपना पति खो दिया। बहू, असल में तो वह उस लड़की को बहू भी नहीं मानते। उनकी पत्नी कविता को जब से यह दुखद समाचार मिला है, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है, पर उनकी आंख से आंसू तक नहीं निकला। उन्हें तो लग रहा है जैसे बेटे के जाने से उनका बहू से बदला पूरा हो गया है। ठाकुर नरेश जी के 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। अनुज इन सभी भाई बहनों में सबसे छोटा और माता पिता का लाडला हुआ करता था। घर में केवल एक वही था जो पिताजी के साथ जिद कर सकता था। बाकी भाई बहनों की तो डर के मारे पिताजी के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अनुज पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया तो ठाकुर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके बाकी 3 बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पर उस समय बेचारे ठाकुर साहब नहीं जानते थे कि अनुज की यही पढ़ाई उनके और अनुज के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। ठाकुर साहब की सोच बहुत पुरानी और पिछड़ी हुई थी। अनुज का संबंध जिस गांव से था, वहाँ ना तो शिक्षा का उजाला फैला था, ना ही सामाजिक बुराइयों का कोई अंत था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद के संस्कार यहाँ बहुत गहरे थे। लड़कियों की शिक्षा का भी कोई उचित प्रबंध नहीं था। खुद उसकी माँ, बहन और भाभियाँ अनपढ़ थी। दोनों बड़े भाई भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मुश्किल से दोनों ने मैट्रिक की थी। खुद पिताजी भी उस समय के 5वीं पास थे। उनके लिए शिक्षा का अधिक महत्व भी नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी ज़मीन थी कि कई पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती थी। आसपास के 7 गांव में ठाकुर साहब की ज़मीन फैली हुई थी। घर में नौकर चाकर और धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। जब अनुज ने पढ़ने के लिए शहर जाने की जिद करी तो कई दिनों के उपवास के बाद वह पिताजी को मना पाया था, जबकि गांव में स्कूल मैट्रिक तक था और पिताजी के हिसाब से अनुज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। इससे ज़्यादा उसे किताबों में अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। पर अनुज शिक्षा के महत्व को समझ चुका था। किसी को भी इस बात की आशा नहीं थी कि ठाकुर साहब उसे बाहर पढ़ने के लिए जाने की इजाज़त देंगे, पर कब तक अपने प्राणों से प्यारे बेटे को भूखा रहने देते। और उन्होंने अनुज की जिद के आगे हथियार डाल दिए। अनुज ने एक बार गांव क्या छोड़ा, फिर वापस पलटकर देखा ही नहीं। वह केवल छुट्टियों में गांव आता और वह भी थोड़े समय के लिए। अब गांव का वातावरण उसे रास नहीं आता था।
छोटी छोटी बातों पर पिताजी से बहस हो जाती। जैसे जैसे वह ज्ञान अर्जित कर रहा था, गांव और अपने परिवार में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की उसमें ललक बढ़ती जा रही थी। पर पिताजी थे कि उसकी किसी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। पिता पुत्र के विचारों में मतभेद का जन्म हो चुका था और यहीं से उनके रिश्ते के बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया। अनुज भी पिता की तरह ही स्वभाव का जिद्दी और गुस्सैल था। जब पिताजी ने उसकी किसी भी बात पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया तो उसने भी फैसला सुना दिया कि अब वह गांव नहीं आएगा। जिस घर में उसकी किसी बात को अहमियत नहीं दी जाती, वहां आकर वह क्या करे। उसने पढ़ाई केवल अपने लिए नहीं की, इसलिए की है ताकि वह अपने परिवार में भी कुछ सुखद बदलाव ला सके। पर जब तक पिताजी का यही रवैया रहेगा, तब तक यहाँ कुछ भी अच्छा करना उसके लिए असंभव है और अपनी आंखों से अन्याय होते हुए देखना उसके लिए असहनीय है। इसीलिए यही अच्छा होगा कि अब वह गांव आना छोड़ दे। घर में उसके इस निर्णय पर सभी बहुत दुखी हुए। सबसे ज़्यादा दुखी तो उसकी माँ थी, पर पति और बेटे के बीच में बढ़ते झगड़ों को देखकर उन्हें भी लगा शायद यही सही है। कम से कम इससे पिता पुत्र के बीच की मर्यादा तो बनी रहेगी। इधर ठाकुर साहब बहुत नाराज़ रहते और अक्सर पत्नी से कहते, गलती मेरी ही है जो मैंने उसे आगे शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दी। शहर की हवा लगने के कारण ही लड़का बिगड़ गया है और यह पढ़ाई लिखाई यह तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो माँ बाप से ही दूर कर दे। तेरे लाडले बेटे से तो मेरे अनपढ़ बेटे अच्छे हैं। मजाल है जो पिता के सामने ज़ुबान भी खुल जाए। और एक वह है जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है, जो ना समय देखता है और ना ही परिस्थिति, बस पिता के साथ बहसबाजी शुरू कर देता है। उसे पिता के सम्मान का ज़रा भी ख्याल नहीं। तब कविता जी ने पति को राय दी, क्यों ना हम अनुज की शादी करवा दें। एक बार घर गृहस्थी में रम गया तो यह पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएगा। बस आप उसके लिए किसी योग्य कन्या की खोज कीजिए। नरेश जी को पत्नी का यह सुझाव बहुत पसंद आया। बेटे को काबू में करने के लिए इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं हो सकता। उनकी नज़र में एक योग्य कन्या भी थी। उनके सबसे अच्छे मित्र ठाकुर बलराम की लड़की जितनी देखने में सुंदर थी, ऐसे ही सुंदर उसके संस्कार भी थे। उन्होंने पत्नी से कहा, लड़की तो मेरी नज़र में है, पर क्या तुम्हारा यह लाड साहब उसे पसंद करेगा? कविता जी बोली, क्यों, क्या लड़की देखने में अच्छी नहीं? ठाकुर साहब बोले, देखने में तो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं, पर पढ़ी लिखी नहीं है और इसीलिए मुझे डर है तुम्हारा लाडला शादी से इनकार ना कर दे। ठकुराइन बोली, अरे वह कौन सा लड़की का इम्तिहान लेकर देखेगा? बोल देना लड़की पढ़ी लिखी है और वैसे भी एक बार शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आज ही जाकर मैं बलराम से इस रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। ठाकुर बलराम तक भी अनुज के चर्चे पहुँच चुके थे। उन्हें इस रिश्ते में संकोच था। तब ठाकुर नरेश ने मित्र को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और रही बात अनुज की, तो मेरी बात वह कभी टाल नहीं सकता। तब ठाकुर बलराम बोले, फिर तो इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने में मुझे बहुत खुशी होगी। अनुज को बिना बताए ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया। यहाँ तक कि उसकी अनुपस्थिति में सगाई भी हो गई और शादी का मुहूर्त भी पक्का हो गया। वैसे भी गांव में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते थे और ना ही उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती थी।
माँ ने फ़ोन करके अनुज को गांव बुलाया तो उसे यहाँ आकर पता चला कि 10 दिन बाद उसकी शादी है। जैसा कि ठाकुर साहब को अंदाज़ा था, अनुज ने इस शादी का विरोध किया। ठाकुर साहब ने यह कहकर उसे चुप करवा दिया कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम नौकरी करने लगे हो तो अब शादी में और देर क्यों करनी, और वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की है। तुम्हारी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही हमने यह रिश्ता तय किया है। अब तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ लड़की वालों की भी बहुत बदनामी होगी। अपने पिता का सम्मान अब तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो यह शादी करके हमारी इच्छा पूरी कर दो या फिर मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दो। सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे किसी तरह की जिद नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए ज़रा भी प्यार है तो चुपचाप यह शादी कर लो। अनुज ने तर्क देते हुए कहा, जिस लड़की से मैं कभी मिला नहीं, जिसे मैंने देखा नहीं, उसे मैं अपनी जीवन संगिनी कैसे बना सकता हूँ। तब कविता जी बोली, ऐसी बेशर्मी तुम्हारे शहरों में चलती होगी, यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता। यहाँ शादी से पहले लड़के लड़की का मिलना गलत समझा जाता है। तुमने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और बहन की शादी देखी है। उनसे तो किसी ने पसंद नापसंद तक नहीं पूछी थी। तुम अपनी आंखों से ही देख रहे हो वह सभी अपने परिवार में कितने खुश हैं। तुम्हारी तो यहाँ पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और रही बात लड़की देखने की, तो हमने लड़की की एक तस्वीर पहले ही मंगवा कर रखी हुई है। जानते थे कि तुम किसी न किसी बात पर बखेड़ा खड़ा करोगे, इसीलिए यह लो तस्वीर। और माँ ने एक तस्वीर उसके हाथ में थमा दी। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।